वेलकम स्टूडेंट्स, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और नया वीडियो अपना अब जो शुरू होगा वो पिछले वीडियो से आगे चलेगा। पिछला वीडियो हमने छोड़ा था स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज पर। माल्टोज की संरचना पर हमने छोड़ा था। माल्टोज एक डाइसैक्राइड होता है और उसके जल अपघटन से हमको दो मोनोसैक्राइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। 2 मोनोसैक्राइड्स हमको मिलती हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज से। अब अपना जो नई यूनिट है, अब सॉरी नया जो डाइसैक्राइड है दैट इज लैक्टोस। लैक्टोस जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब आप बोलोगे सर ये तो सुक्रोज का भी फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला जो माल्टोस का भी है इसका भी यही फॉर्मूला है। तो बेटे पिछले वीडियोस जाकर देखिए, उसमें मैंने डिफरेंस भी बताया। फॉर्मूला यही है लेकिन उसके जो मोनोसैक्राइड्स हैं वो डिफरेंट है। सुक्रोज के जो हाइड्रोलिसिस है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से हमको दो डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमको दो सेम मोनोसैक्राइड मिलते हैं, ग्लूकोज। आज हम पढ़ेंगे लैक्टोज को, और लैक्टोज को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं मिल्क शुगर। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मिल्क में ये पाई जाती है, ये मुख्य रूप से मेनली मिल्क में पाई जाती है, इसीलिए इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हाइड्रोलिसिस की। तो C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और यहाँ पर इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसको एसिड मिला करके हीट करेंगे। डेल्टा साइन हीट का होता है, मतलब बताते जा रहे हैं हर वीडियो में। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये दो डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स देता है। जैसे अब यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा हमको कि ये कौन, क्योंकि ऐसी रिएक्शन जो है एक दूसरी रिएक्शन भी है जहां पर C12H22O11 हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीटिंग, it also gives C6H12O6 plus C6H12O6। ठीक है, यहाँ दोनों रिएक्शन सेम है। अब आप कहोगे सर अब कैसे पहचानेंगे कौन क्या है? सिंपल सा है, अगर आप यहाँ पर ये सुक्रोस लिखते हो, अगर आप इसको क्या लिखते हो? सुक्रोस लिखते हो, तो यहाँ पर जो यूनिट्स होंगी ये कौन सी यूनिट्स होंगी? ये ग्लूकोज होगी और ये फ्रक्टोज होगी। ठीक है, या इसको ग्लूकोज मान रहे हो तो इसको फ्रक्टोज मान लो, वो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको क्या मान रहे हो। लेकिन ये कंफर्म है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप अगर ये रिएक्शन देख रहे हो तो यहां पर अगर आप इसको लैक्टोज मान रहे हो, लैक्टोज शुगर इसको अगर मान रहे हो, तो ये आपका गैलेक्टोज होगा और ये आपका ग्लूकोज होगा। गैलेक्टोज और ग्लूकोज किससे मिलते हैं हमको? ये मिलते हैं लैक्टोज से। और ग्लूकोज फ्रक्टोज किससे मिलते हैं हमको? वो मिलते हैं सुक्रोज से। नहीं मिल के हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, यही रहेंगे, इनमें चेंज नहीं होगा। ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सुक्रोज भी डाइसैक्राइड है, क्योंकि कितने मोनोसैक्राइड मिल रहे हैं? 2 मोनोसैक्राइड मिल रहे हैं और दोनों डिफरेंट है। लैक्टोज भी डाइसैक्राइड है, उससे क्या मिल रहा है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिल रहा है। और ये भी यहाँ पर क्या है? डाइसैक्राइड है और इससे 2 मोनोसैक्राइड मिल रहे हैं और दोनों मोनोसैक्राइड डिफरेंट है। एक और बीच में रिएक्शन कल बताई थी C12H22O11 प्लस H2O, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे और यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ से हमको दो सिमिलर यूनिट्स मिलेंगी 2C6H12O6। अब यहाँ पर दोनों सिमिलर मिल रही हैं, ये क्या होगा? ये किसकी रिएक्शन होगी? इट इज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। ये माल्टोज की हाइड्रोलिसिस है जिससे हमको क्या मिलते हैं? दो सिमिलर यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, जिससे हमको ग्लूकोज की दो सिमिलर यूनिट्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज ये सब जो है डाइसैक्राइड्स है। और लैक्टोज से क्या मिलेगा? गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये पढ़ चुके हैं। सुक्रोज से क्या मिलता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज, दो डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स। और ये भी पढ़ चुके हैं माल्टोज से क्या मिलती है? दो सिमिलर यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। और आपको पढ़ाया है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है या ग्लूकोज जो है वो दो साइक्लिक कंडीशन में मिलता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ऐसी फ्रक्टोज भी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में मिलता है। अब यही चीज यहाँ डिसाइड करनी है कि लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से कौन सा ग्लूकोज मिलता है, तो वो हमको याद करना पड़ेगा कि ये हमको मिलता है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज। इसको बीटा डी ग्लूकोज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है। अब गैलेक्टोज कौन सा होता है? ये बीटा डी गैलेक्टोज होता है। बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज होता है और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, दोनों की बीटा यूनिट्स मिलती हैं।
सुक्रोज में क्या मिलता है, सुक्रोज में हमको अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज मिलता है और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज मिलता है। यहाँ से अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज मिलता है। ये सब चीजें मैं पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वाली चीज जो है वो आज के वीडियो में बता रहे हैं, फ्रेश बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। इनका काम खत्म हो चुका है, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। नहीं आपको पता है, पहली बार जो देख रहे हैं वीडियो, तो वो पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि इनकी हम स्ट्रक्चर को कैसे ज्वाइन करेंगे और इससे लैक्टोज कैसे बनेगा। तो यहाँ पर बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, बीटा की स्ट्रक्चर आपको बना के बताई जा चुकी है। बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, यहाँ पर आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है इस तरीके से, जो इस तरीके की रिएक्शन इसके 6 कार्बन को शो करेगी। लेकिन यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी उसमें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वहां पर ब्रेकेज आएगा और ऑक्सीजन आएगा। जिनको ये इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो पिछले वीडियो में ही देखना पड़ेगा, इनके वीडियोस में सब चीज दे रखी है। अब ये कार्बन होता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब बीटा पोजीशन है तो इसमें फर्स्ट कार्बन पर OH अपसाइड होगा, H नीचे, और फिर OH H OH H OH H H, ये हमारी बीटा यूनिट बन गई। बीटा ग्लूकोज, ये कौन सी यूनिट है, बीटा ग्लूकोज। अब कौन सी बनानी है, बीटा गैलेक्टोज। बीटा गैलेक्टोज भी ग्लूकोज के इक्वल होती है, सिमिलर होती है, थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होता है वो देखना है हमको। यहां पर इस तरीके से यही स्ट्रक्चर हमको बनानी है, और ये इस तरीके से हमको यहाँ पर ये हटा के यहाँ पर ऑक्सीजन लगाना है, और यहाँ पर हमारा 6th कार्बन आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब जो ये हमारी बीटा गैलेक्टोज है, बीटा गैलेक्टोज, और ये हमारा मोनोसैकेराइड है, और ये भी हमारा मोनोसैकेराइड है। ये दोनों मोनोसैकेराइड है जिनके कॉम्बिनेशन से क्या मिल जाएगा हमको, लैक्टोज। कैसे मिलेगा बताया था, C6H12O6 और C6H12O6 कंबाइन करो, C6H12O6 C6H12O6 क्या बन गया, C12H24O12। यहाँ कंबाइन करो, C12 22 और 2 24, 11 और 1 12 बन गया। इसमें से आप माइनस करो H2O, ठीक है, H2O माइनस करोगे तो C12H22O11, वही बन रहा है, नहीं बन रहा। यानी ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर हैं C6H12O6 C6H12O6, ये भी C6H12O6 है, ये भी C6H12O6 है। आपका वैसे सर हमें तो दिख ही नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि बताया नहीं मैंने। अभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको इस पर भी आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। दोनों C6H12O6 है, दोनों में से दोनों के कंबाइन करेंगे तो C12H24O12 हो जाएगा। जिसमें से क्या रिलीज करना है हमको, H2O रिलीज करना है। H2O दोनों में से निकाल देंगे मिला करके, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर लैक्टोज बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। जो गैलेक्टोज यूनिट है, गैलेक्टोज यूनिट में फर्स्ट कार्बन पर, अब बीटा फॉर्म है तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर भी इसकी तरीके से OH अपसाइड होगा, H डाउन साइड। सेकेंड कार्बन दोनों में सिमिलर रहेंगे, थर्ड कार्बन दोनों में सिमिलर रहेंगे, फोर्थ कार्बन यहाँ अपोजिट हो जाएगा, OH थर्ड के इक्वल हो जाएगा। यहां पर आप देखो OH डाउन H अपसाइड, या OH अपसाइड H डाउन साइड। ये डिफरेंस है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। दोनों बीटा यूनिट है, सिमिलरिटी क्या है, फर्स्ट कार्बन पर OH अपसाइड, फर्स्ट कार्बन पर OH अपसाइड। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बीटा गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पर OH अपसाइड है, ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पर OH डाउन साइड है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों यूनिट में से, दोनों यूनिट हमारी कौन सी हो गई, C6H12O6 C6H12O6। दोनों में से किसको रिड्यूस करना है, OH को, H2O को। H2O को रिड्यूस करना है तो आप देखो ये OH और ये OH, OH और OH में से ही वाटर रिलीज होगा, ये ध्यान रखना है। कभी भी सिंगल H रिलीज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। OH और OH में से H2O रिलीज हो गया तो दोनों में से O बचा, यानी ये दोनों कार्बन फर्स्ट और फोर्थ, ये किससे बॉन्ड होंगे, ये यहां बॉन्ड होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट कार्बन गैलेक्टोज का और फोर्थ कार्बन ग्लूकोज का दिखाई दे रहा है। ये कौन सी यूनिट बनाई है हमने, गैलेक्टोज, और ये कौन सी यूनिट बनाई है हमने, ग्लूकोज।
जिसमें फर्स्ट कार्बन ऑफ गैलेक्टोज इज बॉन्डेड विद फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज. इट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड होता है? इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अब कहां कहां बन रहा है? ये C1 एंड C4. और C1 किसका है? C1 है गैलेक्टोस और C4 है ग्लूकोज. ठीक है, आ गई बात समझ में? अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने सुक्रोज में भी देखा, हमने माल्टोस में भी देखा और हमने लैक्टोस में भी देखा. अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कि सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था वो C1 C2 में था और माल्टोस में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था वो C1 C4 में था कि नहीं? अब यहां पर जो सुक्रोज थी वो कैसी शुगर थी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर. और माल्टोस कैसी थी? रिड्यूसिंग शुगर. अगर आपको ये चीज देखनी है तो आपको पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा. रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे थे, वही चीज हम फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको. देखिए, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है. ठीक है, ग्लूकोज का जो C1 होता है वो CHO ग्रुप होता है. ऐसे ही गैलेक्टोज का भी C1 जो है वो CHO ग्रुप होता है. ठीक है, अब गैलेक्टोज का जो C1 है जो यहां पर दे रखा है वो बॉन्ड बना रहा है. वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है. किसके साथ कर रहा है? C4 ऑफ ग्लूकोज. ठीक, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन CHO है जो फ्री स्टेट में, गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन CHO है लेकिन वो बॉन्डेड स्टेट में है. यानी दो मेन ग्रुप जो हैं उनमें से एक बॉन्डेड है और दूसरा फ्री है. और जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो किसका है? वो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर फ्री है. ये किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये फेलिंग टेस्ट दे सकता है, टॉरेंट टेस्ट दे सकता है. और फेलिंग टेस्ट दे सकता है, टॉरेंट टेस्ट दे सकता है, तो इसका मतलब ये कैसी शुगर होगी? रिड्यूसिंग शुगर होगी. जैसे माल्टोस होती है, माल्टोस में भी यही रीजन होता है कि वो रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि उसका भी एक कार्बन, क्योंकि उससे दो सेम ग्लूकोज मिलते हैं जिसमें से एक कार्बन बॉन्डेड है दूसरा बॉन्डेड नहीं है, इसीलिए वहां पर माल्टोस भी एक रिड्यूसिंग शुगर है. लेकिन यहां पर जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज में भी ग्लूकोज होता है जिसका फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड रहता है. वो किससे बॉन्डेड रहता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से. यानी ग्लूकोज का एल्डिहाइड कार्बन और फ्रक्टोज का कीटोन कार्बन दोनों फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है. वहां पर वो दोनों फेलिंग टेस्ट या टॉरेंट टेस्ट शो नहीं करेंगे, इसीलिए सुक्रोज कैसी शुगर रहेगी? हमेशा नॉन रिड्यूसिंग शुगर. माल्टोज रिड्यूसिंग होगी क्योंकि उसकी एक यूनिट जो है उसका फर्स्ट कार्बन फ्री रहेगा, इसीलिए वो रिड्यूसिंग शुगर होगी. और सिमिलर रीजन यहाँ पर लैक्टोज में है. लैक्टोज इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर. एक अपचाई शर्करा है. क्यों है अपचाई शर्करा? क्योंकि वहां पर जो ग्लूकोज यूनिट है, ग्लूकोज इकाई है, मोनोसैकेराइड है, उसका फर्स्ट कार्बन जो कि एल्डिहाइड होता है वो मुक्त अवस्था में होता है और वो फेलिन विलियन या टॉनिन विकर्मक से अभिक्रिया कर सकता है और उसको अपचयित कर देता है. इसीलिए यहाँ पर जो ये अपचाई शर्करा कहलाती है. क्लियर है इतनी बात? यहां तक हमने जितनी डाइसैकेराइड थी वो तीनों कंपेयर कर ली है, तीनों की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है. अब इसके आगे अपने आएंगे पॉलीसैकेराइड्स. आज हम पॉलीसैकेराइड्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं. ठीक है, पॉलीसैकेराइड के इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड हम कहते हैं किसको है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर को भी इसी तरीके से बना करके फॉलो करेंगे, बना करके देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे. तो पॉलीसैकेराइड्स आपको बताए हैं, हालांकि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो पहले के वीडियोस में मैं डाल चुका हूं, आप उसमें देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में. अब अपने मेन जो आएंगे वो आएंगे पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, पॉलीसैकेराइड को अंग्रेजी में भी पॉलीसैकेराइड कहते हैं और हिंदी में भी पॉलीसैकेराइड ही कहते हैं. ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? सबसे पहली बात, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं दीज आर नॉन शुगर्स. इनको हम क्या कहते हैं? नॉन शुगर्स. नॉन शुगर्स का मतलब है ये अशर्करा होती हैं. अशर्करा का मतलब होता है जो स्वाद में मीठे नहीं होते. अशर्करा जो स्वाद में मीठे नहीं होते.
कभी आपने पॉलीसैकेराइड्स खाए? खाए? आप डेली खाते हो? मतलब डेली नहीं, मतलब खाते हो, आपके फूड में एक रिक्वायरमेंट एलिमेंट है ये। यानी नॉन शुगर स्वाद में मीठे नहीं होते, ठीक है। और मेन पॉलीसैकेराइड्स के जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं। जिसमें स्टार्च आपको किस में मिलता है? आलू, चावल। मेन सोर्स ऑफ स्टार्च आर पोटैटोज एंड राइस, ठीक है। आलू चावल में मेनली क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। सेलुलोज कहाँ मिलता है? सेलुलोज मिलता है हमारा प्लांट्स में। ये प्लांट्स का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, प्लांट सेल्स इसी की बनी होती है, ठीक है। और ग्लाइकोजन क्या होता है? ये एनिमल स्टार्च होता है, इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। अब एनिमल स्टार्च क्या होता है डिस्कस करेंगे, पहले इस पे आते हैं आलू चावल पे। हम लोग आलू चावल यूज करते हैं, तो क्या उसमें कभी मिठास होती है? क्या मीठे होते हैं? इस मीठे नहीं होते, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? नॉन शुगर, अशर्करा। अब आपके दिमाग में आएगा आलू मीठा होता है, खाया है हमने, अब वो आलू मीठा क्यों होता है? सबसे पहली बात वो ये कि आलू मीठा होता है या हो जाता है। देखिए, आलू मीठा होता है और आलू मीठा हो जाता है, दो अलग अलग बातें, ठीक। एक्चुअली जब आप देखो, आपने भी महसूस किया होगा, आपने ये जो प्रैक्टिकली देखा होगा, जो नया आलू आता है, जब खेत से खुद के नया आलू आता है, वो कभी भी मीठा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फ्रेशली बन के आ रहा हुआ है। लेकिन जो कोल्ड का रखा हुआ, स्टोरेज का रखा हुआ जो आलू आता है, वो अक्सर कर स्वाद में मीठा हो जाता है। क्यों हो जाता है? रीजन क्या है? एक्चुअली स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। और पॉलीसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 स्टार्च का भी यही फॉर्मूला है, सेलुलोज का भी यही फॉर्मूला है, ग्लाइकोजन का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं? स्टार्च। इसको डिस्कस करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बेसिक बात बता रहे हैं कि आलू मीठा क्यों लगता है हमको, हम उसकी बात कर रहे हैं। स्टार्च, अब जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू होगा, तो कोल्ड स्टोरेज में आपको पता है कि वो वहां पर जो एटमॉस्फेयर है उसको ठंडा रखा जाता है, बिलो टेम्परेचर रखा जाता है। लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि उसको ठंडा रखने के लिए वहां पर एसी या नॉन डक्ट से किसी तरीके का मॉइस्चर इंटरफेयर करता है, उसमें मॉइस्चर पहुंचता है, नमी पहुंचती है। और जब स्टार्च को नमी मिलेगी, लंबे समय तक इसको नमी मिलेगी, नमी से ये रिएक्शन करेगा, मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा? इन दोनों का ऐड कर दो, C6H10 और 2 12 और O5 और 1 6 और दोनों के कितने मॉलिक्यूल्स? N। अब यहाँ पर जो ये यूनिट है, अगर ये स्टार्च का फॉर्मूला है, तो ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज मिलेगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यानी हमारा जो स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्वाद में कैसा होता है? ये स्वाद में मीठा होता है। इसीलिए कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ जो आलू होता है वो अक्सर कर मीठा निकलता है। सब नहीं निकलेंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में बहुत बड़े बड़े चट्टे, बहुत बड़े बड़े हिप्स लगे होते हैं, एक तरीके से बहुत बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। तो जो आउटर साइड में कट्टे लगे होंगे, पैकेट्स लगे होंगे, उनके आलू का स्टार जो है वो मेनली अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है और वो मीठा हो सकता है। लेकिन इंटरनल जो अंदर बने हुए, उनमें ये डेवलपमेंट नहीं होता है। इसीलिए हर कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ हर कट्टे में आलू जो होगा वो मीठा नहीं होगा। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आलू इंटरेक्ट कर रहा है मॉइस्चर से, जो कोल्ड स्टोरेज में मॉइस्चर जा रहा है उससे कौन सा इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बात आपके दिमाग में आ रही थी कि आलू मीठा भी होता है, आप कह रहे हो कि आलू मीठा नहीं होता। नॉर्मली आलू मीठा नहीं होगा। आलू कोल्ड स्टोरेज में रख के आया हुआ होगा, कई समय तक, लंबे समय तक रखा हुआ होगा, वो मीठा निकल सकता है। वो भी तब निकल सकता है कि जब वो मॉइस्चर के लगातार कांटेक्ट में रहा हो, ठीक। ये तो कंडीशन हो गई। बात यहाँ से क्या समझ में आई कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च वो मेनली किसका कंपोनेंट होता है? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का कंपोनेंट होता है। अब मैंने आपको बताया कि सेलुलोज भी यही फॉर्मूला है। एक्चुअली सेलुलोज का भी यही फॉर्मूला है, लेकिन सेलुलोज अगर यहाँ पर लेते हैं, अगर हम इसी फॉर्मूले को क्या मान लें? सेलुलोज मान लेते हैं। अब हमने इसको क्या मान लिया? सेल्यूलोज मान लिया, ठीक है। सेल्यूलोज मान लिया, तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से फिर हमको क्या मिलेगा? एन यूनिट मिलेगी C6H12O6 की। अब आप बोलोगे ये भी
ग्लूकोज है, बिल्कुल ग्लूकोज है, लेकिन ये कौन सा ग्लूकोज है, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है। ठीक है, ये भी क्या होता है, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। यानी सेलुलोज और स्टार्च ये दोनों ही किसके कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लूकोज के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें स्टार्च अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का कंपोनेंट है और सेलुलोज के कंपोनेंट्स होते हैं बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, फॉर्मूले सेम है। अब बात क्या आई, ग्लाइकोजन, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। एक्चुअली ग्लाइकोजन को क्या कह रहे हैं हम, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च का मतलब है ये किसकी फॉर्म में होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में होता है और स्टार्च का फॉर्मूला यही है। ठीक है, और ये फॉर्मूला स्टार्च का है तो वो एनिमल में भी यही फॉर्मूला हमको मिलेगा। एनिमल में वो स्टोर्ड रहता है, एनिमल में हम खुद को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे अंदर भी जो एक्सेस अमाउंट होता है ग्लूकोज का, जब वो हमारे अंदर डिकम्पोज नहीं होता तो वो स्टोर होता चला जाता है और वो स्टोर होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिमल स्टार्च में हो जाता है, जिसको कि वो धीमे धीमे वो कन्वर्ट हो जाता है चर्बी में, जैसे फैट कहते हैं हम। तो ये पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, वो एनिमल स्टार्च के लिए है, वो ग्लाइकोजन के लिए। जब हमारी बॉडी को कहीं से लंबे समय तक फूड नहीं मिलता, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो हमारे अंदर के एंजाइम्स, हार्मोन्स जो हैं वो हमारे अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं किसमें, ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमको एनर्जी मिलना शुरू होता है। ये प्रोसेस तब होता है जब हमें बहुत लंबे समय तक कुछ खाने को नहीं मिला हो, हमें बहुत लंबे समय तक स्टार्च ना मिला हो, या जो ग्लूकोज है, शर्करा है, वो ना मिली हो, तब ये ग्लाइकोजन का ब्रेकेज हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमने आज बात करी किसके बारे में, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन शुगर, अशर्करा, क्योंकि ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च मेनली आलू चावल में मिलता है, सेलुलोज प्लांट्स में मिलता है, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च होता है, और इनके सबके फॉर्मूले यही होते हैं, जिसमें स्टार्च अल्फा डी पॉजिटिव का कंपोनेंट होता है और सेलुलोज बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का कंपोनेंट होता है। क्लियर है, यहाँ तक वीडियो समझ में आता है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए आगे के एपिसोड्स के लिए, आगे के पार्ट्स के लिए, आगे की कंडीशन के लिए। और कोई सजेशन देना है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं, सुधार चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सर्कुलेट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।